स्टूडेंट वेलकम है आपका केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 में। ध्यान दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका कि जब तक आप केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 को नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपने पार्ट 1 का वीडियो देख रखा है, तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन व्हाट टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर और टाइम हो गया सेकंड। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रहे इस टाइम सेकंड की जगह आप मिनट भी लिख सकते हैं, तो मोल पर लीटर पर मिनट भी इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, ये हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन होता है और कैसे हम लिखते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है, गिवन बाय द गोल्डबर्ग एंड वागी। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग और वागे ने दिया। क्या कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब किसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन यहां पर ए है और इधर प्रोडक्ट बन रहा है बी। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन सी ए है और इसकी कंसंट्रेशन सी बी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी ए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो, हम R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं dx बाई dt। x अगर रिएक्टेंट है dx बाई dt, मतलब किसी रेट ऑफ रिएक्शन को dx बाई dt हम लिख रहे हैं। अभी मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जिक्र करके इसके आगे प्लस और माइनस नहीं लगा रहा हूं, तो क्या हो गया dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ca, कंसंट्रेशन ऑफ A। A मतलब क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, एक्टिव मास और कंसंट्रेशन में क्या टर्म है, आइए देखते हैं। देखो एक्टिव मास क्या होता है। देखो बेटा एक्टिव मास क्या है, अगर आप किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या होता है, कंसंट्रेशन। और अगर हम किसी गैसियस फेज की बात करते हैं, गैसियस फेज की बात करते हैं तो एक्टिव मास का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो गैसियस फेज में एक्टिव मास मतलब पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और सॉल्यूशन में एक्टिव मास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोलैरिटी के टर्म में। तो जो मोलैरिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वही एक्टिव मास है। जो पार्शियल प्रेशर है गैस के लिए, वही एक्टिव मास है। हां, पार्शियल प्रेशर की जगह कहीं कहीं हम गैसियस फेज में भी किसको काउंट करते हैं, मोलैरिटी को काउंट करते हैं। तो आप जानते हैं कि मोलैरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म। तो कुल मिलाकर एक्टिव मास का सीधा मतलब निकला कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के। तो यहां हमने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। अच्छा देखिए, इस सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो हमने लिखा क्या,
dx बाई डी टी, हम r को लिख सकते हैं dx बाई डी टी, हम तुम्हारा मन कहे तो यहां r ही लिखो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू के c इंटू ई। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट लगाया हमने k, जैसे ही कांस्टेंट लगाया एक नया टर्म ओरिजिन हो गया। व्हाट इज द k? ये क्या k क्या है? तो k होता है बेटा रेट कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द रेट कांस्टेंट, k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। सेकंड, k को ही बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, k इज नोन एज द वेलोसिटी कांस्टेंट, k इज नोन एज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, कई नाम है, रेट कांस्टेंट कहो, वेलोसिटी कांस्टेंट कहो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? के की। ठीक है, अच्छा आओ अब के की डिफिनीशन जान ले, डिफिनीशन जान ले। अगर बेटा ये जो कंसंट्रेशन है, अगर हम कंसंट्रेशन ए को, ए की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर मान ले, क्या मान ले? 1 मोल पर लीटर अगर इसकी कंसंट्रेशन को मान ले, तो ध्यान दीजिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज 1, अगर हमने किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 माना है, उस समय जो कांस्टेंट लगता है दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज बिकम टू 1 या 1 मोल पर लीटर, द कांस्टेंट इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। तो उस समय जो कांस्टेंट आता उसको रेट कांस्टेंट मानते हैं। तो यहां पर कंसंट्रेशन अगर 1 होगी तो जो कांस्टेंट होगा दिस इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। तो कंसंट्रेशन 1 होने पर जो कांस्टेंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हम एक इक्वेशन पर और आते हैं। सपोज करिए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी। ठीक है, इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हमको मतलब केवल रिएक्टेंट से है, प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो पावर में चला गया, इनटू बी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां चला गया? पावर में। अच्छा अभी पूरा नहीं लिखेंगे, R इज इक्वल टू व्हाट? रेट कांस्टेंट, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू बी की कंसंट्रेशन की पावर b। ऐसा ही करते थे हम किसमें? लॉ ऑफ मास एक्शन में। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिए, ये जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट उठा के तुमने खट से ऊपर लगा दिया ना, खट से देखे ऊपर लगाए, देखे ऊपर लगाए, ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल मेथड है। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इस जो इसके ऊपर पावर लगी है, इस पावर को थ्योरेटिकली एनालिसिस करता है। मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इस पावर को प्रैक्टिकली एनालिसिस नहीं करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब चलिए सपोज करिए हमने ऐसा लिखा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन x इंटू बी की कंसंट्रेशन y, तो R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ए की कंसंट्रेशन x इंटू बी की कंसंट्रेशन y। ठीक है, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो कुछ लोग कहेंगे सर डिफरेंस क्या है? यहां ए बी किए थे, यहां एक्स वाई कर दिए हैं, तो डिफरेंस दोनों में क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। सुनो, डिफरेंस लिखने में नहीं है, डिफरेंस समझने में है। ये जो बेटा ए और बी हमने लिखा ना, ये खट से देखे उठा के लिख दिए, ये थ्योरेटिकल है। लेकिन जो x और y है दिस इज एक्सपेरिमेंटल, मतलब उस पावर को हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है, तब हम उसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके ऊपर ले जाते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके ऊपर ले जाएंगे, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हम इस तरीके को फॉलो करते हैं। क्या करेंगे? पहले रेट लिखेंगे, मतलब dx बाई dt, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, फिर कंसंट्रेशन लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले रेट लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे? कांस्टेंट लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन लिखोगे। तुम्हारा टर्म क्या है? रेट कांस्टेंट
कंसंट्रेशन। इस टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं किसी रिएक्शन के रेट को। तो ये रहा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आइए एक बार और जानते हैं, अगर किसी की कंसंट्रेशन को 1 मान लें तो जो कांस्टेंट होगा वही क्या है बताइए, रेट कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन का रेट। तो एक्टिव मास के दो टर्म हमने बताए, अगर सॉल्यूशन फेज में है तो मोलैरिटी, गैसियस फेज में है तो पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन। हाँ, मोलैरिटी दोनों जगह हो सकता है, सेकेंडरी मैटर ये है। तो एक्टिव मास इज टोटली मीन्स ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन। हम R को dx by dt लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल। आप यहां माइनस लगा सकते हैं क्योंकि अगर कंसंट्रेशन चेंज होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऊपर ले गए। ऊपर तो ले गए लेकिन हमने बताई ये जो गया, ये गया लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली। ये जो एक्स वाई गया ये नहीं गया लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ये गया प्रैक्टिकली। तो जो प्रैक्टिकल कोफिशिएंट ऊपर जाएगा वही तुम्हारा एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगली बात हमको करना है रेट कांस्टेंट पर। थोड़ी सी बात करेंगे रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आइए, हमने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू सी ई। ठीक है, अब क्या है, वह के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, आइए रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ जानते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट है रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के, इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज इंक्रीज, अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर के की वैल्यू डिक्रीज करेगी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब के से हम रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं। के इंक्रीज करेगा, रिएक्शन रेट भी इंक्रीज करेगा। के डिक्रीज करेगा, रिएक्शन रेट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, के इज ऑलवेज फिक्स, के इज ऑलवेज फिक्स, बट its value is differ in different type of chemical reaction। अलग अलग केमिकल रिएक्शन में के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तीसरा और सबसे जोरदार पॉइंट है कि के की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बोलो बेटा, कभी आपने टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते हुए सुना है? कभी नहीं, कभी नहीं सुने हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दो और कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है, इसका आंसर मैं आगे आपको डिटेल में दूंगा, लेकिन अभी यहां पर शॉर्ट में इसका आंसर दे देता हूं। देखिए, एक आर्हीनियस इक्वेशन होता है k इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल e की पावर ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये देखिए ई ए बाई आर टी। यहां ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला। अभी मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर डायरेक्ट के नहीं बदलेगा। अगर आप कहें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन अब यहां देखो, यहां पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर इस टेम्परेचर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज करता है तो बोलो हाँ करता है, लेकिन वो वैल्यू किसके अकॉर्डिंग हमको पुट करनी पड़ेगी, आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये रहे कुछ रेट ऑफ कांस्टेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म। के इंक्रीज करेगा, सॉरी रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज करेगा। रेट कांस्टेंट डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन रेट भी डिक्रीज करेगा।
K की वैल्यू अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकती है। K की वैल्यू इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ध्यान रहे K की वैल्यू तब भी इंक्रीज करती है जब आप यूज करते हैं किसका, कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट को यूज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कहां से इंक्रीज करेगी, हम इसको आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है प्रेशर, तीसरा फैक्टर इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन, चौथा फैक्टर इफेक्ट करता है कैटलिस्ट, पांचवा फैक्टर इफेक्ट करता है सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करता है, इफेक्ट करता है सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया। चलिए कैटलिस्ट को हटाते हैं, यहां लगा देते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो कितने फैक्टर हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, और एक फैक्टर होता है सनलाइट, सनलाइट। इतने फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पर अपना प्रभाव कैसे छोड़ते हैं, इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा एक थियरी, दिस इज नोन एज द कोलिजन थियरी, नोन एज द कोलिजन थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है कोलिजन थियरी, क्या होती है कोलिजन थियरी। तो आइए कोलिजन थियरी पर डिस्कस करें, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कोलिजन थियरी इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए कोलिजन थियरी क्या है बेटा, होता क्या है कि सपोज करो एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा क्या है बी, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिएगा, ये ए है और ये है बी, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। सपोज करो ये H2 है, ये Cl2 है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2HCl, क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, दरअसल कोई H2 किसी Cl2 से कोई रिएक्शन नहीं देता। ये क्या कह रहे हैं सर, हाँ कोई H2 किसी Cl2 से कोई रिएक्शन नहीं देता। होता क्या है, इस H2 का एक मॉलिक्यूल होता है, यस ये मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। अगर आप स्विच को टच नहीं करेंगे तो ऑन नहीं होगी, मतलब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। रिएक्शन करने के लिए मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स में होगा क्या, कोलिजन। कोलिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कोलिजन कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमको दिख क्या रहा है, ए और बी, लेकिन इसके पहले पीछे ए का मॉलिक्यूल होगा, बी का मॉलिक्यूल होगा, दोनों पास पास आएंगे, दोनों टकराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, हर कोलिजन, हर टक्कर इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई बॉलिंग करा रहा है तो हर बॉल आपके बैट पे टकराएगी तो छक्का नहीं लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी बॉल के बैट पे टकराने पर वो नजदीक भी रह सकती है, एक भी रन नहीं मिला तो क्या कोलिजन नहीं हुआ, यस बॉल और बैट के बीच तो कोलिजन हुआ, लेकिन वो कोलिजन इनइफेक्टिव कोलिजन था। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन, वन इज अ effective collision and other is a ineffective collision। तो कोलिजन दो प्रकार का, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। आइए देखते हैं इफेक्टिव कोलिजन क्या है। देखो बेटा इफेक्टिव कोलिजन क्या है कि अगर ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से टकराए और बना दे क्या, बताइए, प्रोडक्ट। दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच आफ्टर कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल द प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोडक्ट बन जाए तो कोलिजन क्या है, इफेक्टिव। और अगर कोलिजन हो
और किसी तरीके के प्रोडक्ट ना बने तो क्या होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन। ध्यान सुनो, बॉलिंग कराया, बॉल तुम्हारे बैट से टकराई, एक भी रन नहीं मिला, कैसा, इनइफेक्टिव। बॉलिंग कराया, बॉल तुम्हारे बैट से टकराई, 2 रन, 1 रन, 4 रन, 6 रन मिले, तो कैसा, इफेक्टिव कोलिजन हुआ। क्या हुआ, इफेक्टिव कोलिजन हुआ। तो कोलिजन 2 तरीके के, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन। अब इंपॉर्टेंट टर्म बेटा क्या है कि क्यों कोलिजन इफेक्टिव होता है और क्यों कोलिजन इनइफेक्टिव होता है। इसके पहले एक चीज सुनिए, एक टॉपिक हम जानेंगे, दिस इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। ठीक है, देखिए कोलिजन इन यूनिट वॉल्यूम इन यूनिट टाइम। ठीक है, किसी यूनिट वॉल्यूम में किसी यूनिट टाइम में जितने कोलिजन होंगे उसी को उसकी क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यूनिट वॉल्यूम में, इन यूनिट वॉल्यूम यूनिट टाइम द कोलिजन इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब अगर इतना वॉल्यूम है और 1 सेकंड में यहां जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, सॉरी, जितने मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, बताइए, जेड। दिस इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज की। देखो, सपोज करिए कि हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। आओ जानते थ्रेशोल्ड एनर्जी से इस इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन का क्या लेना देना है। देखो बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एप्लीकेबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए नेसेसरी होती है कि वो क्या बनाए, प्रोडक्ट। अगर किसी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है तो वो कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। कहने का मतलब एक बहुत बीमार आदमी को तुम मैदान में उतार दो और बैट पकड़ा दो उसको, वो बैट भी नहीं पकड़ने जानता है, तो बॉलिंग कराओगे तो बॉल और बैट का कांटेक्ट नहीं हो, कम से कम उसको बैट पकड़ना तो आना चाहिए। मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी तो उसके पास होनी चाहिए। सपोज करो ए है और प्लस बी है रिएक्टेंट साइड, और इधर तुम्हारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, ए का मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के पास कम से कम उसकी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ही क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सपोज करिए कई लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या बनना है, प्रोडक्ट। मतलब 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, इन 5 लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर ए के पास बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो ए उस एनर्जी से इफेक्टिव कोलिजन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अगर बी के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अगर सी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो सी हैव नो कैपेसिटी टू फॉर्म इफेक्टिव कोलिजन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब सी के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा। मतलब सीधी सी बात है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो एनर्जी जो उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी हो, रिक्वायर्ड हो, नेसेसरी हो, कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ में बताता हूं, एक ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं आपको। देखो बेटा, ये हो गई एनर्जी और ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से उठा और कुछ ऐसे गया। ठीक है, इस तरीके से, और यहां पे हमने क्या किया, डार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, यहां हमने एनर्जी दिखा दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां ढेर सारे मॉलिक्यूल भरे, यहां मॉलिक्यूल, यहां मॉलिक्यूल, यहां मॉलिक्यूल, यहां मॉलिक्यूल, इसके बीच में ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, यहां भी बेटा मॉलिक्यूल है। लेकिन डार्क करने का मतलब है कि केवल इतने एरिया के मॉलिक्यूल ही क्या बनाने में सक्षम हैं, प्रोडक्ट।
केवल इतने एरिया के मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। व्हाई? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बाकी जो है इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। तो क्या अगर कोई क्रिकेट खेलने नहीं जानता है तो जिंदगी भर क्रिकेट खेलने नहीं जानेगा? नो। अब हम शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाने में सक्षम होगा। ठीक है, आइए हम एक बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाते हैं ऐसा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट और ये तुम्हारा है साइड रिएक्टेंट का। यहां पर हम एनर्जी बैरियर की बात करते हैं, एनर्जी बैरियर। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं कोई ऑथेंटिक ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं क्या होगा। देखिए, इस साइड में बेटा हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। 4 लोग हैं, ए बी सी डी। सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी एक बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ABCD की एनर्जी एक बराबर भी हो सकती है और ABCD की एनर्जी अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब सपोज करो हुआ क्या, इसको मैं कह दूं ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है। किसका है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का बैरियर है। देखो, ए का मॉलिक्यूल उड़ा और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को पार करके इस तरफ आ गया, मतलब क्या बनाया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। मतलब ए के पास उसकी खुद की क्या थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, तो इसका कोलिजन इफेक्टिव था और इसके पास इतना पावर थी कि इस बैरियर को पार करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ऐसे बी भी गया क्योंकि इसके पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, ऐसे सी भी गया क्योंकि इसके पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। लेकिन डी जैसे ही यहां पर पहुंचा, अपोजिट डायरेक्शन में लौट आया, मतलब डी हैव नो कैपेसिटी टू फॉर द प्रोडक्ट, मतलब डी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी थी। मतलब उतनी एनर्जी थी कि वो इस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट बनाने में सक्षम नहीं है। अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान समझिएगा। सपोज करो ऐसा कोई ढाल है और आपको मोटरसाइकिल से उसको पार करना है, बाइक से आपको पार करना। तो कोई यंग पर्सन है, इधर पार कर लिया, सपोज करो ए है, बी भी थोड़ा यंग है, उसने पार कर लिया, सी वाला पहलवान है वो भी पार कर गया। ठीक है, मतलब मिनिमम एनर्जी तो है कि पार कर सकते हैं। डी वाला एक बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, वो इस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा। अच्छा, अगर उस बैरियर को ये डी वाला पार नहीं कर पा रहा है तो क्या हुआ, एक आदमी था, सपोज करिए, ठीक है, डी के बैरियर को नहीं पार कर पा रहा है, तो सपोज करिए एक आदमी था जिसका नाम था विवेक तिवारी। ठीक है, एक आदमी विवेक तिवारी, उसने डी वाले को देखा और कहा आप पार नहीं कर पा रहे हैं, चलिए मैं आपकी गाड़ी में धक्का लगा देता हूं पीछे। ठीक है, तो उसने क्या किया, इनकी गाड़ी के पीछे धक्का लगाया। जब धक्का लगाया, पुश किया, तो ये भी एनर्जी के बैरियर को क्या किया, पार कर गए। मतलब इनकी भी एनर्जी, डी की भी एनर्जी इस विवेक तिवारी के धक्का लगाने से डी की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई। मतलब आपने धक्का लगाकर इतनी एनर्जी दिया कि ये भी उसी कॉलम में आ गया जिसमें कौन थे, एबीसी थे, जिसमें एबीसी बिलोंग कर रहे थे, डी भी बिलोंग करने लगा। लेकिन ये डी की अपनी एनर्जी नहीं थी, हमने डी को बाहर से दिया एनर्जी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द एनर्जी given in the form of temperature to any molecule from external source is known as what, its एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिए, डिफिनीशन फिर समझिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन एक्सटर्नल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, दे रीच द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टू
थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल, मतलब जो किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के मॉलिक्यूल के बराबर पहुंचा दे वो उसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब किसी को बाहर से वो एनर्जी दो कि वो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जाके खड़ा हो जाए। अभी उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, लेकिन तुमने बाहर से उसको एक्सटर्नल सोर्स से टेम्परेचर के फॉर्म में एनर्जी दिया और वो भी कहां पहुंच गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंच गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगा। तो आपने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी? ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो मिनिमम एनर्जी है जो उस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, इंड्यूस करती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल सोर्स से दो तो उसकी एनर्जी इतना बढ़ जाए कि उसकी एनर्जी भी पहुंच जाए किसके बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए दो तीन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो टर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए टर्म क्या है, टर्म ये है कि कहते हैं कि अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी लग रही हो और साथ में मिला दो क्या, कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन यह है कि कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, सोचिए, ठीक है। अब पहले ये बात निपटाते तब आगे बात करेंगे। देखो बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देते हैं, हाँ घटा भी सकते हैं। जो घटाते हैं उनको बोलते हैं इनहिबिटर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ये कोई फोर व्हीलर है, बंद पड़ गई है, ठीक है। इस पर धक्का लगा रहा है एक व्यक्ति X, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति Y, दूसरा व्यक्ति क्या, Y, ठीक है। X का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी और Y तुम्हारा है कैटलिस्ट, ठीक है। दो लोग इसको पुश कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट। तो देखो क्वेश्चन यह है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी में लग रही हो और साथ में कैटलिस्ट को भी ले जाओ तो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, अरे बढ़ जाएगी भैया। देखो ये धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, तो टोटल धक्का बढ़ गया ना, टोटल पुशअप क्या हो गया, बढ़ गया। अक्सर लोग यही सोचते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात ध्यान दो। जे तुम एक टू व्हीलर पर धक्का लगा रहे हो अकेले, पसीना बह रहा है, धक्का लगाते जा रहे हो, गाड़ी आगे बढ़ रही है, अचानक तुम्हारा कोई फ्रेंड भी आ जाए तो क्या अभी भी तुम उतना धक्का लगाओगे, नहीं। अब दो लोगों में बट गया, अब तो जो पावर थी वो दो लोगों में बट गई। सपोज करो एक इतना बड़ा ईंटा है, उसको तुम उठा सकते हो, इजीली उठा सकते हो, थोड़ी ताकत लगती है उठा सकते हो, लेकिन अगर घर का कोई आदमी सपोर्ट कर ले तो भी उतनी ताकत लगाओगे, नहीं, तुम अपनी ताकत को कम कर दोगे। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अकेले ही रिएक्शन को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन अगर तुमने कैटलिस्ट ले आया तो कैटलिस्ट भी रिएक्शन रेट को आगे बढ़ाने का ही काम करता है। तो जब तुम भी आगे बढ़ा रहे हो, तुम भी आगे बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को थोड़ा कम कर देगा क्योंकि इसके सपोर्ट में आ गया क्या, कैटलिस्ट। तो इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म कि कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उससे आपको पता लग। देखिए अगर केमिस्ट्री में जाओगे तो समझना बहुत मुश्किल है, आप जनरल एग्जांपल में जाओगे तो खट से समझ जाओगे कि कैटलिस्ट के आने से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों हो जाती है, ठीक है। ये बोर्ड है, इसको भरना है, मैं अकेले भर रहा हूं, 1 घंटे लग रहा है, एक आदमी और आ गया, बोलो अभी भी 1 घंटे लगेगा, टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा,
एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। कोई सपोर्टर आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार बना दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हाई तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। अच्छा, अगर किसी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कोई ज्यादा धक्का देगा तो रिएक्शन रेट भी भागेगा। स्लो लिख दिए सर, गड़बड़ काम कर दिया आप, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, फास्ट लिखना चाहिए था। सोचो भैया, आप किसी पर एनर्जी ज्यादा कब लगाएंगे? मैं अगर टीचर हूं तो किसी स्टूडेंट पर ज्यादा मेहनत कब करूंगा? जब वो वीक होगा। जब वो वीक होगा ना, मैं अपनी सारी एनर्जी उस पर तब लगा दूंगा जब वो क्या होगा? वीक होगा। अगर वो तेज होगा, अगर वो बहुत जीनियस होगा तो शायद मुझे उतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। जीनियस मतलब फास्ट, एग्जांपल समझिए। तो अगर रिएक्शन का रेट पहले से ही तेज है, ठीक, अगर रिएक्शन रेट पहले से ही तेज है तो तुम क्यों उसको एनर्जी ज्यादा दोगे? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और रिएक्शन रेट स्लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो है, कोई धीमे चल रहा है, ठीक है, कोई धीमे चल रहा है तो क्या करो? कोई धक्का क्या करोगे? जोर से दोगे। और कोई तेज चल रहा है तो धक्का क्या करोगे? धीमे से दोगे। तो ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या लेना देना है। अच्छा, अब आइए, अब कोलिजन थियरी पढ़ लेने के बाद आइए अपने मूल क्वेश्चन पर आए। देखिए कितना दूर तक हम पहुंच गए। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने तुमको बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट टाइम। कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट टाइम। सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। मैं आपको ये पिंक कलर से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुछ आपको ग्रीन से दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम, ये लोग आपस में कोलिजन कर रहे हैं। क्यों कोलिजन कर रहे हैं? क्योंकि इनको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। इनका एक ही उद्देश्य है, इनको क्या बनाना है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट लोग हैं, इनको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है, तो कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा देखो, कंसंट्रेशन का मतलब इसमें और मात्रा बढ़ा दो। चलो पिंक वाला गोला और लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्रीन वाला गुस्सा आ गया तो चलो ग्रीन वाला भी और ले आए, ले आओ भैया। अच्छा बोलो, जब ठूस के भर दिए, मेरी बात ध्यान सुनो, जब कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, मॉलिक्यूल पास पास आ गया, तो पर यूनिट कोलिजन बढ़ा कि नहीं? अरे बोलो भैया, पर यूनिट कोलिजन बढ़ा ना? बढ़ गया। पर यूनिट कोलिजन बढ़ा, क्या बढ़ा? पर यूनिट कोलिजन बढ़ा तो क्या बढ़ गया? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि पर यूनिट कोलिजन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आई? अगर 2 लोग अगल बगल हो और वहीं 10 लोग आ जाएं, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना क्राउड होगा, उतना क्राउड होगा तो कोलिजन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड टर्म बात करते हैं प्रेशर की। समझदारों के लिए इशारा काफी है, इसी एग्जाम्पल पर बात करते हैं। चलो बेटा इसी पे प्रेशर लगा दो, इसको ना भूलना। पर यूनिट कोलिजन बढ़ रहा है घट रहा, तुमको यही जानना बस। यहां कंसेप्ट लगाओ, इन पर चले। अच्छा बोलो, जब प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएगा, जितना सटेगा बोलो क्या? पर यूनिट कोलिजन उतना बढ़ेगा, पर यूनिट कोलिजन उतना क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो पर यूनिट कोलिजन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। आइए टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। चलो तुम ही बात करो टेम्परेचर की। अच्छा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल भागेगा तो पर यूनिट कोलिजन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने मॉलिक्यूल भाग जाएगा, कोलिजन ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। और चौथे पॉइंट पर आते हैं बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। अच्छा देखो, जैसे तुमने एक रिएक्टेंट लिया है ए और बी, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, इनके बीच बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड।
इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में तुमको बहुत टाइम लग रहा है, और कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसका बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जा रहा है। देखो, जिसका बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, वो रिएक्शन रेट भी क्या करेगा, अच्छा देगा। और जिसका बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, तो कोलिजन नहीं करेगा, ना ब्रेक करेगा, ना कोलिजन करेगा, और नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया। आओ बात करते हैं सरफेस एरिया की। किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया की। देखो बेटा, अगर इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो इस पर सपोज करो 2 ही मॉलिक्यूल आएंगे। अगर इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो और मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो पर यूनिट कोलिजन बढ़ेगा, पर यूनिट कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया था जिसको मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा। देखो बेटा, कोलिजन के लिए एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो, एक बाइक इधर से आ रही है, एक बाइक इधर से आ रही है, कहें टक्कर करना, कोलिजन करना है, तो इधर निकल गई, ये इधर निकल गया। बताइए क्यों? क्योंकि नहीं थी प्रॉपर ओरिएंटेशन, नहीं थी प्रॉपर क्या? ओरिएंटेशन। तो ध्यान रहे, इफेक्टिव कोलिजन के लिए 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो या एक्टिवेशन एनर्जी हो, और सेकंड क्या सही हो? ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। इसको देखो, एक बाइक इधर से आ रही है, एक बाइक इधर से आ रही है, ठीक है, जबरदस्त कोलिजन हो गया क्योंकि ओरिएंटेशन क्या था? सेम था। ठीक है, एक बाइक आगे की ओर जा रही है, एक बाइक पीछे से आ रही है, आगे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, सही टकराने का ओरिएंटेशन नहीं है। तो अगर ओरिएंटेशन सेम होगा तभी क्या होगा? बढ़िया से इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया, उसका जिक्र मैं करूंगा। ऐसे कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक की चीज है, यहां पर बताना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं जिक्र कर देता हूं। और यहां पर दिया है बेटा OH-। ठीक है, और एक और दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ब्रोमीन, और यहां पर दिया है OH-। अच्छा, तुम देखो जरा, अगर ये OH इधर से जुड़ना चाहेगा तो क्या पॉसिबल है? अरे भाई, इधर तो पहले से ही बॉन्ड लगा है ना, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता, सारे बॉन्ड लगे हैं, तो इधर से जुड़ना कठिन, मतलब ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। लेकिन इधर से क्या होगा? हाँ, ये निकलते जाएंगे, ये जुड़ता जाएगा, मतलब ओरिएंटेशन क्या है? सेम है, मतलब ओरिएंटेशन करेक्ट है। तो किसी इफेक्टिव कोलिजन के लिए जितना मायने थ्रेशोल्ड एनर्जी रखती है, जितना मायने एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, उससे कहीं ज्यादा मायने कौन रखता है? ओरिएंटेशन। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, बेस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी, बेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्म ऑलवेज प्रोडक्ट। तो ये रही रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, कोलिजन थियरी, लॉ ऑफ मास एक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, कोलिजन का कैसे इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर इस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सब पर डिस्कस करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, इन पर सब पर भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिकल काइनेटिक्स पार्ट